नमस्कार। आज मैं एक बहुत ज़रूरी वीडियो लेके आ रही हूँ जो स्पीच या फिर प्री लर्निंग या इन सब से रिलेटेड नहीं है। ये वो चीज़ है जो कॉमनली पेरेंट्स मिस्टेक करते हैं जब बच्चे का डायग्नोसिस आ जाता है। देखिए, मेरे बेटे का भी डायग्नोसिस बहुत जल्दी आया था, 1.5 साल की एज में आ गया था। मतलब मुझे थोड़े पॉइंट उसके नोटिस होने लगे थे जब वो 1 ईयर का था और 1 ईयर से भी थोड़ा छोटा था। भागता रहता था, कोई बात नहीं सुनता था, नेम रिस्पॉन्ड नहीं था, आई कांटेक्ट कम था। सो जनरली जो चीज़ हमें सब पेरेंट्स को अपने बच्चे में दिखाई देती हैं। बट द मेन टॉपिक इज़ जनरली व्हाट मिस्टेक वी डिड विद आवर चाइल्ड व्हेन ही डायग्नोस्ड और शी डायग्नोस्ड। तो सबसे पहली बात, जब भी हम डायग्नोसिस के लिए जाते हैं तो आफ्टर डायग्नोसिस पहले तो एक डर होता है कि हम सोसाइटी में ना किसी को भी नहीं बताएंगे कि हमारा बच्चा डायग्नोसिस पे है। हम ना अपने बच्चे की ना चीज़ें छिपाने लगते हैं और वो डर और वो टेंशन हमें ना सोसाइटी में कहीं पे भी प्रॉपरली स्टैंड नहीं होने देती और हम ना काइंड ऑफ क्वारंटीन हो जाते हैं। यानी कि हम बच्चे को लेके बाहर नहीं जाएंगे, रिश्तेदारियों में नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, कोई फंक्शन अटेंड नहीं करेंगे, कहीं मार्केट वगैरह नहीं जाएंगे। मतलब सोशली डिस्कनेक्टेड हम हो जाते हैं कि लोग हमारे बच्चे को देखेंगे, बातें बनाएंगे, उसमें नाम रखेंगे। और अगर मान लो बच्चे का ऐसा मतलब अगर किसी को पता भी लगता है तो हम ना मतलब एकदम से ना वो लड़ाई वाले फाइट फ्लाइट मोड पे आ जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दिस और का बच्चा भी करता है, काइंड ऑफ थिंग। बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ से एग्री करेंगे कि ऐसा होता है। मतलब हमें ना ये लगता है कि किसी ने हमारे बच्चे में ना कमी कैसे निकाल दी। अगर हमें अपने बच्चे को ना किसी भी चीज़ से बाहर निकालना है ना, मतलब अगर हम इसको एक प्रॉब्लम भी मान के चलें तो भी उसका एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी में कोई आपके साथ नहीं खड़ा है। ये सारी सोसाइटी सिर्फ आपके हैप्पी मोमेंट में या एक तरीके से जब आप मौज मस्ती कर रहे हो तो सिर्फ आपके साथ वो शेयरिंग करने, स्वाद लेने, मतलब हमारी लोकल भाषा में कहीं तो आ जाती है। बाकी आपकी दुख तकलीफ़ से किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो एज ए मदर मेरा यही सजेशन है कि किसी से लेना देना मत रखो। कोई अगर आपके बच्चे में कमी निकाल रहा है या सोसाइटी वाले लोग हैं जो मतलब आप में नाम रख रहे हैं तो आप उनसे छिप रहे हो, वो लोग वो कोई भी नहीं है। अपने बच्चे को हर चीज़ एक्सप्लोर कराइए। सिर्फ कार्ड्स में दिखाने से या पिक्चर्स में दिखाने से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। बच्चा जब धीरे धीरे किसी जगह पे जाएगा ना तो वो रिहैबिटेट होगा। देखिए, जैसे इस में अभी आता है कि बच्चे को हम मार्केट लेके जा रहे हैं लेकिन हमारा बच्चा ना बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो वहाँ पर ये पॉइंटर हमें देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे बच्चे को साउंड से, टेक्टाइल से, स्मेल से, किसी चीज़ से कोई परेशानी है उसकी वजह से वो मेल्ट डाउन हो रहा है। अगर ऐसा है ना तो पहले छोटी जगह से उसको ओपन अप करना शुरू कीजिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके ना उसके ओटी पे भी काम होता रहेगा, प्लस बच्चे को एक्सपोजर भी मिलता रहेगा। तो धीरे धीरे करके बच्चा ना समझ जाएगा कि मुझे कहीं पे भी कैसे बैलेंस्ड करना है खुद को, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या होती है ना कि जैसे ही डायग्नोसिस आ जाता है हम ना डायग्नोसिस से आगे देखते ही नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ों को ना हम डायग्नोसिस के अंडर कवर कर लेते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मेरे बेटे को ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, एक्सट्रीम गर्मी। इसको स्वेटिंग का प्रॉब्लम है, अभी भी है, उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ बच्चे के, लेकिन क्या होता था ना कि वो ना पूरे कपड़े निकाल के फेंक देता था। हालांकि छोटा था, सिर्फ 2 साल का था, लेकिन डायग्नोसिस पे था। तो मैं जैसे ही पूछती थी ना इसको तो वही कपड़े निकाल के फेंक दिया। मतलब 2 का भी नहीं था। उसका बर्थडे दिसंबर में आता है तो मतलब समर का टाइम था उस टाइम पे। तो मतलब मैं बोलती थी तो टेक्टाइल इशू है, बच्चा कपड़ा बर्दाश्त नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। और मैले सेंसरी ब्रश और ये स्क्रब और ये डिफरेंट टेक्सचर जो भी हमें थेरेपी के दौरान बताई जाती हैं चीज़ें, वो मैंने सब अप्लाई किए जा रही थी, नथिंग वर्क। तो एक दिन मेरी मदर ने कहा कि बेटे इतनी गर्मी और उमस है, अगस्त का महीना है, बच्चा नहीं कर पा रहा है टॉलरेट, कौन सी बड़ी बात हो गई। हाँ, तो विंटर आने दे, वो पहन लेगा। और सीरियसली विंटर आने पे उसने कपड़े पहन लिए।
तो इस तरह से बहुत इंसिडेंट हैं, मतलब जो मतलब ये तो मुझे बहुत अच्छे से रिकॉल है, और भी इंसिडेंट है इसी तरह के। हम ना बच्चे को डायग्नोसिस आने के बाद ना हर चीज़ को सेंसरी के चश्मे से उठा के देखने लगते हैं। ओके, देयर इज़ अ सेंसरी ऑल्सो। अब मान लो कि किसी को गीले कपड़े पसंद नहीं हैं, हमें गीले कपड़े पसंद नहीं है, लेकिन ड्यू टू द रेन हमारे कपड़े गीले हो गए हैं, बहुत इरिटेशन हो रही है, परेशान हो रहे हैं, पर क्या हम रोड के ऊपर अपने कपड़े निकाल के खड़े हो जाते हैं? नहीं ना, हम बर्दाश्त करते हैं। तो अगर हम बच्चे को धीरे धीरे करके, फिर आप कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन आप एक इन्वायरमेंट में आप जो है वो बर्दाश्त कीजिए। अगर हम बच्चे को इस चीज़ की आदत डालते हैं तो बच्चे के जो मतलब ये लगा लीजिए कि बहुत सारी चीज़ों को जिनको हम सेंसरी के चश्मे से देख रहे हैं ना, वो होती ही नहीं है, वो आदतें होती हैं। हमने बस ये कि अरे इसको तो डायग्नोसिस पे है, ADHD है, ऑटिज़म है, ये तो समझेगा ही नहीं, इसको तो इतनी समझ होती तो थेरेपी क्यों कराते। दिस काइंड ऑफ एक्सक्यूजेज वी आर ऑलवेज पुटिंग। उसकी जगह अगर हम उसके सॉल्यूशंस ढूंढें तो ज़्यादा बेटर होगा। और बहुत सारी चीज़ें आप देखना कि अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। बच्चे का भागना, क्योंकि आदत पड़ चुकी है भागने की, भागना उसके, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब भागे जा रहे, इंक्लूडिंग माई चाइल्ड। जब मैंने उसको बिठाया ना और बिठा के प्ले करवाने शुरू किए तो उसने बेकार में भागना बंद कर दिया, उसको भागने की आदत पड़ चुकी थी। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को चेक कीजिए। डायग्नोसिस है, ठीक है, उसकी वजह से कुछ सेंसरी इश्यूज़ हैं, वो भी ठीक है, लेकिन अगर बच्चे का एक बार चेक कर लीजिए कि वो उसकी सिर्फ आदतों में तो नहीं है। एवरीथिंग इज़ नॉट इशू। अब जी सबसे तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो मतलब मैंने देवेश के रिहैबिलिटेशन में फ़ील की, हम ना बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं, एक्सट्रीमली मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं। मतलब सिर्फ ना हम ये इस चीज़ का ये बता दीजिए, इस चीज़ का ये बता। मैं खुद ऐसा कर चुकी हूँ, 1.5 साल तक ये एक्सरसाइज मिली, ये करवा दो, वो एक्सरसाइज मिली, वो बहुत सारी नॉलेज कॉजिंग कन्फ्यूज़न। ये फैक्ट है, बहुत सारी वीडियो देखोगे ना कुछ नहीं समझ आने वाला। हमारा बच्चा जो है ना वो कोई मशीन नहीं है किसी भी तरीके से कि हमारा जो मन आया वो बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया जी। अच्छा, ये 4 वेस्टिबुलर की एक्टिविटी बताएं, चारों करवा दी हमने, ये प्रोप्रासेप्टिव की बताई कर। पहले माइंडफुल हो जाइए, किसी भी चीज़ को करवाने से पहले उसको सोचो और समझो। 1.5 साल तक मैंने भी पागलों की तरह सारी चीज़ें कराई एंड ट्रस्ट में नो इम्प्रूवमेंट, मतलब थी, लेकिन वही रोबोट की तरह ट्रेंड। इम्प्रूवमेंट एक कनेक्शन और बॉन्ड वाली चीज़ आई ही नहीं थी देवेश के अंदर। तो हुआ क्या था कि अब हम ना क्या कराते हैं, कलर मैचिंग कराते हैं, कलर शॉर्टिंग कराते हैं, पिक्चर मैचिंग, पैटर्न मैचिंग, ठीक है। इसके बाद ना बच्चा छोटा ही होता है, हम दे पेंसिल दे ABCD लिखवा, और फिर इसके बाद ना उसको रटवा के सेंटेंसेस बनवा, ये कर वो कर। इतने ज़्यादा हम चीज़ों को लेके मेटेरियलिस्टिक हो जाते हैं ना कि मतलब इतना ओवरबर्डन अपने बच्चे को कर चुके होते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता, खुद भी परेशान, बच्चा भी परेशान। देखिए, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स भी होती हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन अगर हम कामिंग, बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है, मेल्ट डाउन हो रहा है, देयर इज़ अ कामिंग स्ट्रेटजी अवेलेबल। लेकिन उससे ज़्यादा चीज़ पता है क्या काम करती है? जब एक माँ शांत है, वो सिर्फ ट्रस्ट दिला रही है अपने बच्चे को कि मैं हूँ साथ में, बच्चा इट्स ओके, आप जो भी हो, जैसे भी हो, मुझे एक्सेप्टेड हो। वेस्टिबुलर एक्टिविटी, प्रोप्रासेप्टिव, कोई भी चीज़ें, किसी भी तरीके की आप ओटी एक्सरसाइज बच्चे को करवा रहे हो या कुछ भी करवा रहे हो, अगर आप बच्चे को करवा रहे हो कोई इम्पैक्ट नहीं आता बच्चे के ऊपर जब तक बच्चा इन्वॉल्व नहीं है। अरे उसका ब्रेन एंगेज नहीं होगा जब तक वो चीज़ कभी भी वर्क करेगी ही नहीं। मैं भी पहले यही थी, इस पेरेंट का पता लग गया कि इसने अपना बच्चा रिहैबिलिटेट करवाया, उसको फटाफट कॉल करना, इस थेरेपिस्ट को कॉल करना, ये यूट्यूब चैनल फॉलो करना, ये वो, मतलब इतना सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी। अब देखिए पता नहीं वो सब चीज़ें मेरे बच्चे पे जा रही थी या नहीं जा रही थी। मतलब मुझे तो ऐसे हो गया था कि सब कुछ करवा दो, ऑटिज़म है तो ये भी वो भी नहीं, हर बच्चा अलग है, ये मेरी मिस्टेक थी। उसके बाद मैंने ये समझा कि हर बच्चा अलग है, ज़रूरी नहीं है कि जो किसी सामने वाले बच्चे पे चीज़ अप्लाई हो मेरे बच्चे पे भी होगी। अगर मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आई शुड गो फॉर द एक्सपर्ट।
लेकिन एक्सपर्ट भी जो एडवाइस देते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे बच्चे पे अप्लाई हो। मुझे कोई भी चीज़ अपने बच्चे पे अप्लाई करने से पहले, चाहे वो ओटी एक्सरसाइज है, चाहे वो स्पीच की चीज़ें हैं, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन का है या कुछ भी है, हमें ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि क्या मेरा बच्चा उसमें इन्वॉल्व है या मैं सिर्फ उसको रोबोट बना के करवा रही हूँ। मैंने कहा बच्चे को ए लिखो, ए लिख दिया, बी लिखो, बी लिख दिया, मैं बोली जा रही हूँ, बच्चा कर ही जा रहा है, बच्चा इन्वॉल्व ही नहीं है, तो फिर इसके बाद बच्चा कुछ नहीं करेगा। जैसे अभी मेरे बेटे की जब मैं बात करूँ, थेरेपिस्ट जब चल रही थी वो ब्लॉग्स का ना हर पैटर्न बना लेता था, जो थेरेपिस्ट बना के देता था या मैं बना के देती थी फटाफट उसको कॉपी कर लेता था। लेकिन जब फाइनल डायग्नोसिस के टाइम पे उसके सामने रखा गया ना, उसने ब्लॉग से कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। स्कूल में उससे पूछा जाता था कि कौन सी शेप है, सर्कल, आँख नहीं मिलानी, टीचर की तरफ देखना नहीं, कोई मतलब जस्ट क्वेश्चन पूछा है रिप्लाई कर दिया, क्वेश्चन पूछा है रिप्लाई कर दिया। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि जो उसको कभी बताया नहीं गया तो उसके पास आंसर ही नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम बच्चे के ऊपर पागलों की तरह वो अप्लाई कर रहे हैं जो रियल लाइफ में कभी यूज ही नहीं हो रहा है। हम सिर्फ उसको रटवाई जा रहे हैं, चीज़ें रटवाई जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ना एक डर बैठ गया है कि मेरे बच्चे को डायग्नोसिस हो गया, किसी चीज़ में पीछे न रह जाए। उस डर में हम वो चीज़ें भी उठा रहे हैं जो उसकी स्किल पे और उसकी एज ग्रुप पे जा ही नहीं रही हैं। इसके बाद चौथा पॉइंटर ये था कि हम ना पूरा दिन बच्चे को ना मशीन बनाते हैं। पूरा दिन सुबह ओटी एक्सरसाइज करा, दोपहर में ओटी एक्सरसाइज करा, रात को एक्सरसाइज करा, फिर इसके बाद टॉयज़ लेके खेल के बैठ, फिर इसके बाद कुछ ये करा, कुछ वो करा। पूरा दिन हम अंगेज रखते हैं। थेरेपिस्ट से पूरा दिन बच्चे को अंगेज रखो। एक बात बताइए, जो हमारे बुज़ुर्ग थे उस टाइम पे मशीनें नहीं थी और वो बहुत चीज़ों को ना फिज़िकली करते थे, इवन आना जाना भी वो फिज़िकली करते थे। तो किसी के घर में अगर बूढ़े बुज़ुर्ग होंगे तो रिकॉल कीजिए कि हम थोड़ी देर भी खाली बैठते हैं ना, उनको गुस्सा नहीं लगता, तुम लोग बच्चे करते क्या हो, खाली बैठे रहते हो, मूव नहीं करते हो, इधर उधर नहीं जाते हो, हम इतना करते थे। उनको आदत हो गई थी, बचपन से वो उस लाइफस्टाइल में जी रहे थे। अब हम क्या ना अपने बच्चे को पूरा दिन काम में लगा के रखते हैं, उसको 2 मिनट शांति से नहीं बिठाते, और बिठाते भी हैं तो मशीन की तरह, वेटिंग टाइम, सिट डाउन, 10 काउंटिंग, 15, मतलब बच्चे को पता ही नहीं है कि उसको किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है या कैसे जिया जाता है। अब पूरा दिन किसी पर्सन को आप काम में लगा के रखोगे, बच्चे को लगा के रखोगे, फिर इसके बाद जब उसको बैठना पड़ेगा तो उसको आता ही नहीं है बैठना। उसको, बच्चे को खाली बैठना है तो या तो वो खाना शुरू कर देगा, या चीज़ों को छेड़ना शुरू कर देगा, या भागना शुरू कर देगा। बच्चे को अगर डायग्नोसिस पे तो हमें जीना सिखाना है, ना कि बच्चे को मशीन बनाना है। अगर हम इसको बीमारी भी मानते हैं, उस कंडीशन में भी दवाई की एक लिमिटेड टाइम पे और एक लिमिटेड डोज दी जाती है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदा कमज़ोर है तो पूरा दिन उसको जो है ताकत की दवाइयाँ देते रहो, फ्रूट्स खिलाते रहो तो वो एक दिन में पहलवान हो जाएगा। एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो हम इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं कि बच्चे को पूरा दिन, मतलब सुबह बच्चा उठा है, उसको सुबह कुछ एक्सरसाइजेस कराई, फिर उसको स्कूल भेज दिया, आने के बाद उसको 3-3 घंटे थेरेपी भेज दिया, फिर उसको हॉबी क्लासेस भेज दिया, फिर घर आने के बाद भी करा रहे हैं। बच्चा बच्चा ना होके एक मशीन बन जाता है, उसमें बच्चा कहाँ है। अगर यही एक रूटीन हम लोगों को फॉलो करना पड़ जाए, हम पागल हो जाते हैं। हम बच्चे को सिर्फ लाने ले जाने में पागल हो जाते हैं। व्हाट अबाउट किड? तो बच्चे के साथ जब काम कर रहे हो तो बच्चे को जैसे एक आपको ज़िंदगी देनी है ना, उसके ऊपर काम करेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। कि मतलब उसको समझ आए कि हम सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हमारे डेली के कुछ हाउस होल्ड वर्क होते हैं। अगर मम्मा हाउस वाइफ है तो वो घर के काम करती है, पापा ऑफिस जाते हैं। ऐसे अगर मैं घर पे रहूँगा तो मैं मम्मा की थोड़ी हेल्प करूँगा, अदरवाइज़ मुझे स्कूल जाना है। फिर आने के बाद थोड़ा बच्चे का अपना प्ले टाइम, जैसे हम लोगों को घर के टाइम के बाद थोड़ा रिलैक्स चाहिए होता है। इसके बाद ठीक है, उसको थेरेपीज़ करानी है तो वो आप 40 मिनट 1 आवर उसमें इंक्लूड कीजिए। बच्चे का प्ले टाइम, उसका मी टाइम, उसका एक बैलेंस्ड टाइम उसको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बच्चे को स्किल सिखाए जा रहे हो, उसको पता ही नहीं अप्लाई कहाँ करना है, किस जगह पे करना, उन स्किल की कोई नीड ही नहीं है। सीरियसली
बच्चा को 50 कलर आते हैं, 20 कलर आते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है अगर बच्चा ये डिमांड नहीं कर सकता कि मम्मा मुझे डार्क येलो कपड़े नहीं पहनने। उसके कलर का क्या फ़ायदा। बच्चे को कार्ड देख के 20 सब्जियों के नाम आते हैं, लेकिन बच्चा अपनी फेवरेट सब्जी पे रिएक्ट नहीं कर पाता है या आपके सामने डिमांड नहीं रख पाता है, तो उस आइडेंटिफिकेशन का क्या फ़ायदा। हम वो चीज़ें आइडेंटिफाई करें जो चीज़ें बच्चे की नीड में आती हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है ना, ताकि बच्चा कम्युनिकेशन पे आए। तो ये सब मिस्टेक थी जो मैंने की। और इसके अलावा एक और सबसे ज़रूरी बात, हम ना बच्चे के डायग्नोसिस पे आने के बाद ना इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं, बच्चे की ज़िंदगी को हेल बना देते हैं। और स्ट्रेस इतना ज़्यादा आ जाता है कि हमारे रिलेशन सारे ख़राब हो जाते हैं। और ये मैंने किया है, और बहुत सारी मदर इस चीज़ से एग्री करेंगे कि हम ना सिर्फ बच्चे के पीछे लग जाते हैं, पूरा दिन हम टेंशन में रहते हैं, बच्चे को फ्रस्ट्रेट करके रहते हैं, ना अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, ना फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, और ना ही बच्चे के साथ कर रहे होते हैं। एक्चुअल में हम सिर्फ पूरा दिन उसको पकड़ काम करवा। अब भाई हर रिश्ते को ना, घर में मान लो कि हम एक छोटा सा पौधा लेके आए हैं, नया आया है, धूप से कुम्भला सकता है, वो बारिश से ख़राब हो सकता है, हम उसकी नो डाउट एक्स्ट्रा केयर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या पुराने लगे पौधों को हम छोड़ देंगे गलने सड़ने के लिए। हमारे रिश्ते में हमारा बच्चा वो एक छोटा सा पौधा है, बिल्कुल है, उसको बहुत एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, ये भी फैक्ट है। लेकिन क्या हमारे ऑलरेडी जो रिश्ते हैं, क्या उनको छोड़ देना ऑप्शन है। आप डेली बहुत वक्त मत स्पेंड कीजिए, लेकिन कुछ वक्त अपने रिश्तों के साथ कुछ वक्त दीजिए, जब आपके दिमाग में आपका बच्चा नहीं है, सिर्फ आपका अगर हस्बैंड के साथ है तो सिर्फ हस्बैंड है। अपने परेशानी सब चीज़ें छोड़ के कुछ टाइम उससे बात कीजिए। माँ से कॉल कर रहे हैं तो सिर्फ बच्चा ना करके कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड कीजिए। यू फील लाइट, क्योंकि तब रिश्ते संभल जाएंगे। हर चीज़ की एक वक्त पे नीड होती है, और आप खुद भी जब अपने स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस से डाउन आएंगी तो बच्चे के साथ बेटर काम कर पाएंगी। मैं खुद इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, इस दौर से गुजर चुकी हूँ। इसीलिए सलाह है कि सब कुछ बिगाड़ देने से कुछ भी नहीं हासिल होता। बच्चे को छोड़ना नहीं है। अगर जब मैंने एक्चुअल में जब खुद से काम स्टार्ट किया, तो सबसे पहली चीज़ ये की थी कि मुझे नहीं पता मेरा बच्चा रिहैबिलिटेशन पे आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अब मुझे मेरे बच्चे के साथ ना ज़िंदगी जीनी है कि मैं जब कभी बूढ़ी होके मर रही होंगी तो मेरे को ये गिल्ट ना हो कि मैंने अपने बच्चे के साथ अपने बच्चे का बचपन जिया ही नहीं। अगर मेरा बच्चे को डायग्नोसिस नहीं होता तो मैं कितना कुछ उसके साथ कर रही होती। तो डायग्नोसिस हो गया तो कौन सी आफत आ गई, बच्चा तो अभी भी मेरा है ना। तो मैंने इस सोच के साथ और अपने सब रिश्तों के संभाल के रखने की सोच के साथ जब काम किया, तो ट्रस्ट में चीज़ें बहुत बेहतर हुई। ठीक है, मेरा बच्चा चॉइस नहीं रखता था, लेकिन मैं उसके सामने अपनी 3 साड़ियाँ निकाल के रखती थी, 4 रखती थी कि अच्छा बेबी बताओ मम्मा ना कौन सी डाले। वो स्टार्टिंग में इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन वो जिस पे हाथ रख देता था ना, मैं डाल लेती थी। इसी तरीके से मैं उसको ऑप्शन देती थी कि आप मेरे लिए भी करो, आप ध्यान दो। अगर वो कुछ छोटा सा भी करता था, मैं उसको दिल से अप्रिशिएट करती थी। सब रैंडमली हम कुछ भी कर रहे होते थे, मतलब म्यूज़िक चलाया है और हम बंदर की तरह कूद रहे। ठीक है, मेरे बच्चे को डांस नहीं आता, सो बट हम उछल कूद तो कर सकते हैं उसके साथ। मेरा बच्चा वो भी इंजॉय कर रहा है, मैंने उसके साथ दिवाली मनाई। ठीक है, मेरा बच्चे दिवाली का कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, वो मेरे साथ डबल टेप के ऊपर सीधा वो लड़ियाँ तो चिपका ही सकता है ना गोद में खड़ा होके। वो मेरे साथ कैंडल के साथ दिए तो लगा सकता है ना। तो मैंने उसको हर चीज़ में इंजॉय किया। ठीक है, बिल्कुल न्यूरोटिपिकल बच्चे की तरह वो मेरे से बात नहीं कर सकता था उस टाइम पे, चीज़ों को उस तरीके से इंजॉय नहीं कर सकता था, बट मैंने इंजॉय किया। जिस तरीके से वो इंजॉय कर सकता था मैंने इंजॉय किया। मैंने उसके साथ होली इंजॉय की, दिवाली इंजॉय की, डेली इंजॉय किया।
मतलब हम उसकी पसंद का कुछ भी म्यूज़िक लगाते थे और हम ऐसे ही कूद रहे होते थे। सम टाइम उसको फ़ैन देखना पसंद होता था, मैं सिर्फ उसके साथ लेटी हूँ फ़ैन देख रही हूँ। लेकिन जब मैंने उसके साथ वक्त बिता लिया तो मैं कुछ वक्त बीच में उसके सोने के बाद अपनी फैमिली के साथ भी बिताती थी। बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा टाइम, जब देविश को थोड़े टाइम पे साइड में रख के मैं सिर्फ फैमिली के साथ थी, और इसने चीज़ों को थोड़ा डाउन किया। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंटर कि हम लोग क्या करते हैं ना, बच्चे के डायग्नोसिस पे आने के बाद ना अपने आप को भूल जाते हैं। ये गलती भी मैंने की, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, मेंटल हेल्थ पे भी कोई ध्यान नहीं दिया, अपने इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ ख़त्म कर लिए। ठीक है, चीज़ों के शौक़ मुझे पहले भी नहीं थे, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी, लाइक मुझे कुकिंग करना, ड्राइंग, पेंटिंग करना, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ, एक वक्त पे जब बच्चा इम्प्रूव नहीं करता तो हम ना रोने लगते हैं। मतलब मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी, मैंने मतलब ये लगा लो कि मेरा सपना था प्रोफेसर बनना, और मैंने अपने बेटे के लिए उसे भी पूरी तरीके से छोड़ा। तो एक टाइम पे आने के बाद ना ये चीज़ हमें ना तकलीफ़ देने लगती हैं। तो अपने लिए ना अपना मी टाइम ज़रूर निकालिए, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि आप उस तकलीफ़ में मतलब अपने बच्चे को विक्टिम बनाने लग जाओ कि मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया बच्चे के पीछे, सब कुछ कर दिया, अपने आप को ख़त्म कर दिया, और ये देखो मुझे क्या मिला है, कुछ नहीं हुआ है। मतलब या कल को बच्चा इम्प्रूव करता है, ये बात ना सिर्फ न्यूरो डाइवर्स नहीं, न्यूरोटिपिकल बच्चों के लिए भी है। अगर आप किसी रिश्ते में कुछ करते हो ना, या अपने बच्चों के लिए कुछ करते हो, तो अपने लिए भी एक वक्त रखो। कल को आप सामने वाले को ना ये ब्लेम मत कर सको कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने आप को ख़त्म कर लिया, मत करो। शर्तों पे प्यार नहीं होता। अगर जैसे अभी मैं अपनी बात करूँ तो मैं पूरा दिन ना बर्न आउट हो जाती हूँ। मुझे कुछ वक्त ना बिल्कुल शांति चाहिए होती है, मतलब मुझे कोई नहीं चाहिए होता, कोई आवाज़ नहीं, कोई पर्सन नहीं, कुछ नहीं, कि मैं शांत हो सकूँ और मैं नेक्स्ट डे के लिए काम कर सकूँ। क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो इस टाइम पे सीरियसली मैं कोशिश कर रही हूँ चीज़ों को ओवरकम करने की। उसका इम्पैक्ट मेरे बेटे पे भी पड़ रहा है, लेकिन मैं फिर अब अपने लिए आधा घंटा रात को निकालती हूँ, ताकि धीरे धीरे ना मैं चीज़ों को कवर अप कर सकूँ। तो प्लीज़ आप लोगों को जो भी पसंद है, गाना सुनना पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, फ्रेंड से बातें करना पसंद है, मूवी देखना पसंद है, जो भी आपकी पसंद की चीज़ है ना, एक वक्त आप उसको के लिए निकालिए, ज़रूर निकालिए, क्योंकि वो चीज़ है जो आपको फ़ील कराएगी कि आपका भी एक वजूद है। आप खुद को ख़त्म महसूस नहीं करेंगी। अगर आप खुश हैं अंदर से, तभी तो आप सामने वाले को खुशी दे सकते हो ना। खुद से टूटा फूटा इंसान सामने वाले को क्या जोड़ेगा। आप खुश हो, आप कंबाइंड हो, अगर टूट भी गए हो ना तो रो लो खुल के, ठीक है, अच्छे से रो लो, अपने सारी चीज़ें निकालो, लेकिन वापस खुद से खड़ा करो। स्पेशली मदर, देखिए हम माँ शक्ति का रूप है, माँ शक्ति पूरी सृष्टि चलाती है और पालती है। अगर उनका अंश हमारे अंदर है तो इतनी ताकत तो हमारे अंदर भी है ना, कि कम से कम हम अपना परिवार और अपना बच्चा तो चला ही सकती हैं। तो इन सब पॉइंटर्स को ध्यान में रख के अगर हम बच्चे के साथ काम करेंगे ना, तो चीज़ें बहुत बेटर होंगी, बहुत अच्छी होंगी और ग्राउंडेड होंगी। ओके जी, होपफुली ये आप लोगों के काम आए। और एक और लास्ट में सबसे ज़रूरी बात, कि कई बार ना मौका ऐसा आता है कि जब हमें ना चॉइस करनी पड़ती है बिटवीन अस एंड बिटवीन द चाइल्ड, लेकिन बहुत छोटी चीज़ों में होती है। लाइक आपको बच्चे ने खाना नहीं खाया है, ठीक है, आप परेशान हो, मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया है, और ख़ुद भी खाना नहीं खा रहे हो, तो वो चीज़ें वर्क नहीं करती। अगर आपका बच्चा इस टाइम पे टेंट्रम थ्रो कर रहा है, बट आप परेशान हो, आपको भूख लगी है, पहले जाइए खाना खा लीजिए, 10-15 मिनट में कोई आफत नहीं आने वाली। लेकिन खाना खाने के बाद आप शांत हो जाओगे, क्योंकि भूखा इंसान परेशान होगा तो बच्चे पे हाथ उठेगा। तो
तो बेटर है कि आप अपने लिए वो चीज़ कर लीजिए। अगर आपके गले में दर्द है, सर में दर्द है, उसको अवॉइड मत कीजिए। जब वो छोटा ही है ना तभी उसको ट्रीटमेंट दे दीजिए। आपको फ़ीवर हल्का है, 1 घंटा आपको सोना है, मेडिसिन लेके बच्चे को उसके फेवरेट टॉय के साथ छोड़ दो और आप लेट जाओ। हम ये छोटे छोटे बॉडी पॉइंटर्स कई बार हम इग्नोर कर देते हैं ना, तो वो बाद में जाके ना ऐसे स्टैक होते हैं ना, बूम होके फटते हैं और हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मतलब ये लगा लीजिए कि हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा हायर लेवल पे पहुंच जाता है और हम उससे हायर लेवल पे, और चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती है, जबकि हकीकत में चीज़ें इतनी ख़राब होती ही नहीं हैं। हमारा बच्चा जब तक डायग्नोसिस भी नहीं आता ना, आप सोच के देखना, आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज में नहीं होते जितने आप आ गए। हर चीज़ आपको प्रॉब्लम नज़र आने लगती है। रीज़न हम अपने बॉडी पॉइंटर्स को बिल्कुल उसके अंदर एक्सक्लूड कर देते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते हैं इस चीज़ पे। तो ये सारी वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, जो मिस्टेक्स मैंने की हैं। होपफुली आप मदर इन चीज़ से सीख लोगे और इन सब मिस्टेक्स को आप रिपीट नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।